हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। उसमें सबसे पहला चैप्टर मैं लेने वाला हूँ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री कॉमा 35 डिग्री कॉमा 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, then we have to find its direction cosine। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है या फिर एक कोई भी पॉइंट है या फिर कोई भी लाइन है, वो अगर एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है एंड जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, तो बोला जाता है कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा एंड कॉस बीटा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन और दिस वेक्टर और दिस पॉइंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस टाइप से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली अब सोचो, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो होगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू दी हुई है 35 डिग्री एंड गामा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। तो मैं आंसर क्या बोलूँगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉस 90 डिग्री कॉमा कॉस 135 डिग्री कॉमा कॉस 45 डिग्री। ये होने वाला है डायरेक्शन कोसाइन। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आई गेस सबको आता होगा, डेट इज 0। कॉस 135 डिग्री का वैल्यू सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके चलो, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सबको आता होगा 1/√2। अब तुम्हें पता है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो तुमने बोला दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री हमें आता है, तो दिस इज माइनस 1/√2 और अगला वाला इज 1/√2। तो ये अपना हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। सिमिलरली जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि हमारा जो अपना वाला लाइन है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है। तो जब इक्वल एंगल बना रहा है तो बेसिकली होगा क्या, अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है। अब हमें एक रिलेशन पता होता है डायरेक्शन कोसाइन में कि अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो हमारा जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि हमारे क्वेश्चन में अल्फा इज सेम एज बीटा इज सेम एज गामा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और वी कैन से डैट कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अच्छा, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 है तो कॉस अल्फा कितना है, तो मैं बोलूँगा प्लस और माइनस 1/√3। तो हमारा फाइनली निकालना क्या था, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√3 कॉमा प्लस और माइनस 1/√3 कॉमा प्लस और माइनस 1/√3। अगर प्लस के साथ ले रहे हो तो तीनों प्लस के साथ लोगे, अगर माइनस के साथ ले रहे हो तो तीनों माइनस के साथ लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द डायरेक्शन रेशियोज आर -18, 12 एंड 4 देन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का लैम्डा मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एन है तो वी कैन राइट डायरेक्शन रेशियो एज लैम्डा एल कॉमा लैम्डा एम कॉमा लैम्डा एन। ठीक है, तो इस बार उन्होंने रिवर्स प्रोसेस में पूछा है कि अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। तो ये सबको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है x0 कॉमा y0 कॉमा z0, ये अगर किसी का डायरेक्शन रेशियो है तो मैं कॉस अल्फा को लिख सकता हूँ x0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर। सिमिलरली मैं कॉस बीटा को लिख सकता हूँ
वाई नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये पूरा का पूरा। सिमिलरली कॉस गामा को लिख सकता हूँ जेड नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, कितनी दी हुई है -18 कॉमा 12 कॉमा माइनस। तो हमारा बेसिकली एक्स नॉट कितना है -18, वाई नॉट कितना है 12 एंड जेड नॉट कितना है -4। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इनका स्क्वायर का सम निकाल लो। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो वी कैन से डैट कि जो हमारा 324 प्लस 44 प्लस 16 बेसिकली 160। तो दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 4, तो 484 आ गया हमारा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -18 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 484 कॉमा 12 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 484 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 484। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला गया है शो डेट द पॉइंट 2, 3, 4 -1, -2, 1 एंड 5, 7, 8 आर कोलिनियर। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सपोज एक पॉइंट का नाम उन्होंने ए बोल दिया, एक पॉइंट का नाम बी, एक पॉइंट का नाम सी। ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे है। अच्छा अब सोचो, अगर ये 2, 3, 4 है, ये -1, -2, 1 है और ये 5, 8, 7 है, तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर मेरे पास ये सेम चीज़ 2D ज्योमेट्री में होता, 2D ज्योमेट्री में होता और 3 पॉइंट्स होते, तो मैं क्या बोलता, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा 3D में तुम लोगों को आता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने कैसे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB वेक्टर AC वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर निकाल लो। एरिया क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, हाफ इंटू AB क्रॉस BC। ठीक है, या फिर हमारे पास जो नॉलेज है इस एक्सरसाइज के अनुसार, उसके हिसाब से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा AB का, BC का एंड AC का, वो तीनों का तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। तो हम लोग उस तरीके से चल सकते हैं। तो अगर मैं AB वेक्टर निकालूँ कुछ देर के लिए, तो हमारे पास जो AB वेक्टर आएगा वो कितना आएगा -1, -2 i कैप प्लस -2, -3 j कैप प्लस 1, -4 k कैप। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आया -3 i कैप -5 j कैप -3 k कैप। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन को साइन आराम से निकाल सकते हैं एक वेक्टर का। इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है देख लो, 9 + 25 + 9, ये कितना हो रहा है तुम्हारा 18 + 25 विच इज इक्वल टू व्हाट, √43। तो AB वेक्टर आ गया, AB का मॉड आ गया। सिमिलरली मैं BC वेक्टर निकाल सकता हूँ। BC वेक्टर कितना आएगा देखो, 7 + 1 i कैप। सिमिलरली 7 मैंने डायरेक्टली k कैप क्यों लिख दिया भाई, 5 - -1 दैट इज 5 + 1 6 i कैप। सिमिलरली 8 + 2 10 j कैप। सिमिलरली 7 - 1 6 k कैप। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो दिस इज बेसिकली 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। और तुम ध्यान से AB वेक्टर को भी देखो, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये भी 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप लिखा हुआ है। तो सिमिलरली दिख रहा है कि अगर मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, दोनों का दोनों
सेम आने वाला है, ठीक है। मॉड बी सी फिर से इतना ही आ जाएगा, दिस इज सेम एज मॉड बी सी वैक्टर। इसी तरीके से अगर तुम ए सी वैक्टर निकालोगे, सपोज ए सी वैक्टर, तो भी तुम्हारे पास आएगा 5 - 2 3 आई कैप, 8 - 3 5 जे कैप, 7 - 4 3 के कैप। तो दिख रहा है तुम्हें ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर तीनों का तीनों बराबर आ गया, तो तीनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, बहुत लोगों का हो सकता है ये कन्फ्यूज़न कि सर यहाँ माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है, यहाँ 2 गुना बाहर आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली। वो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड वर्स फ़र्क पड़ रहा है। ए बी वैक्टर ये है तो हो सकता है बी सी वैक्टर ये है, और अगर उसमें माइनस लगा दिया तो हो सकता है नेक्स्ट वैक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन तीनों के तीनों कोलिनियर तो होंगे ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस 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 दिस। सिंपल, जो अभी टास्क हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, सेम टास्क हमें फिर से करने बोल रहे हैं कि 3 वर्टेक्स है, इस बार तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं है। तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों एक ट्राइंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से हमें वही निकालना पड़ेगा, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। देखो, अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी, इसको सी, ए का कोऑर्डिनेट 3, 5, -4 बोल दूँ, बी का कोऑर्डिनेट में -1, 1, 2 बोल दूँ, एंड सी का कोऑर्डिनेट -5, -5, -2 बोल दूँ, तो मुझे दिख रहा होगा ए बी वैक्टर में बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, जो कि आएगा -1 - 3 -4 आई कैप, 1 - 5 -4 जे कैप, 2 +6 के कैप। इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 16 + 16 + 36, डेट इज़ 32 + 36, डेट इज़ √68। तो मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ, डेट इज़ -4/√68 पहला वाला, -4/√68 दूसरा वाला, एंड 6/√68 तीसरा वाला। ये हो गया एक साइड का डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली मैं दूसरे साइड का भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ। कैसे, तो मैं पहले बी सी वैक्टर निकाल लूँगा, और बी सी वैक्टर निकाल के फिर से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। सिमिलरली मैं ए सी वैक्टर निकाल लूँगा, उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा, और डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 11.1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 पे। एक्सरसाइज 11.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो डैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन दिस। एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, तीसरा लाइन ये है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ये लाइन 1 बोलूँ मैं इसको लाइन 2 बोलूँ एंड इसको लाइन 3 बोलूँ, तो इन्होंने इस तरीके से बोला है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एट द सेम टाइम, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 एट द सेम टाइम, L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली आई कैन से L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, ये सारे। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जिस तरीके से तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसी तरीके का सीन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली तीनों का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मेरे पास 2 लाइन्स है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1, N1, एंड दूसरी जो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2, N2, तो अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो मैं L1 का डायरेक्शन वेक्टर जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। सिमिलरली मैं इसका जो डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ वो L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो L1 M1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस
N1 N2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो अगर कोई भी दो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन मुझे पता है, तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दिस मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो बस हमें क्या चेक कर लेना था, जिस तरीके से सपोज मैं बोलूँ कि ये दोनों लाइंस को चेक करते हैं, इसको और इसको, तो L1 M1 12 इंटू 4 48 बाई 13 स्क्वायर 169 प्लस -3 इंटू 12 तो -36 बाई 169 प्लस कितना आ रहा है, -4 इंटू 3 4 इंटू 3 -12 डिवाइडेड बाय 169। तो दिख रहा है मुझे ऊपर का सम कितना आ रहा है, 0। 0 डिवाइड बाय 169 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने जो बोला था वो प्रूफ हो गया। दिस मीन्स ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सिमिलरली किसी और दो को उठा लो, इसको और इसको उठा लो, फिर से तुम्हें दिख रहा होगा 4 इंटू 3, ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ बस 12 इंटू -4 3 इंटू 12, फिर से दिख रहा है ऊपर वाला 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को भी उठाओगे तो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस। फिर से उन्होंने वही बात कर दी कि भाई मेरे पास दो लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस किस दो पॉइंट से पास कर रहे हैं वो मुझे पता है। तो अब इस तरीके से सोचो कि सपोज आई हैव टू लाइंस, एक लाइन है जिस पे दो पॉइंट मुझे पता है, तो क्या मैं उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ? क्या मैं उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ सर बहुत ही आसानी से। ठीक है, लिख दो। एक लाइन है जिस पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मेरा 1, -1, 2, दूसरा पॉइंट है मेरा 3, 4, -2। चलो इसका डायरेक्शन, अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो क्या मैं ए बी वैक्टर विच इज़ द डायरेक्शन वैक्टर ऑफ दिस लाइन, आई कैन राइट 3 - 1 दैट इज 2 i कैप, 4 प्लस 5 j कैप, -2 -4 k कैप। ये हो गया लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर। सिमिलरली क्या मैं लाइन 2 का भी डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ? सपोज उस पर दो पॉइंट्स है P एंड Q। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 3, 2, एंड सिमिलरली Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 5, 6। तो क्या मैं पी क्यू वैक्टर लिख सकता हूँ विच इज़ द डायरेक्शन वैक्टर ऑफ दिस लाइन? हाँ, तो 3 - 0 3 i कैप, 5 - 3 2 j कैप, 6 - 2 4 k कैप। अब दोनों का डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता है एंड दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये शो करना है मुझे। तो क्या मैं ये शो कर दूँ ए बी डॉट पी क्यू जो होगा वो 0 होगा, ए बी डॉट पी क्यू 0 होगा। दिस मीन्स 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 प्लस 10, 4 इंटू 4 -16। क्या ये 0 आ रहा है? बोलेंगे हाँ, दिस मीन्स हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस। सिमिलर कॉन्सेप्ट, फिर से क्या मैं ए बी वैक्टर निकाल सकता हूँ? तुम बोलोगे यहाँ 4 - 2 2 i कैप, 7 - 3 4 j कैप, 8 - 4 4 k कैप। क्या मैं इसका सी डी वैक्टर निकाल सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ, 1 - प्लस 2 i कैप, 2 4 j कैप, 5 - 1 4 k कैप। क्या ये दोनों पैरेलल दिख रहा है तुम्हें? हाँ, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब इन्होंने डायरेक्टली ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इन्होंने ये नहीं बताया कि लाइन का इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है या सिमेट्रिक फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों फॉर्म में लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाए कि तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, तुम किसी भी फॉर्म में लिखोगे तो आंसर तुम्हारा सही होगा, क्योंकि उन्होंने ये तो बोला ही नहीं है ना कि तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है या फिर सिमेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? R इज इक्वल टू ए होगा आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। क्यों? क्योंकि ये होता है कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दिस इज ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे हम लोग।
प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज डायरेक्शन वेक्टर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर लाइन पे एक पॉइंट है ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है और इसका डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता हो बी वेक्टर, तो इस लाइन का इक्वेशन आई कैन राइट एज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा, लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सिमिलरली अगर मुझे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो मैं बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे? तुम बोलोगे x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में सेम लाइन का इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। इस बार इन्होंने बोल दिया कि वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म दोनों के दोनों फॉर्म में निकाल के दिखाओ भाई। डेट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये लाइन इस पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट से पास कर रही है एंड डायरेक्शन फिर से गिवन है। तो फिर से बहुत ही सिंपल लाइन का इक्वेशन जो होगा r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी अगर तुम्हें सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो तुम बोल सकते हो x माइनस एक्स नॉट 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2 कामा -1 कामा 4। तो x माइनस 2 अपॉन डायरेक्शन वेक्टर का a1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई -1। तो बेसिक अगर इक्वेशन लिखने आता है हमें कि एक पॉइंट से और एक डायरेक्शन वेक्टर पता हो तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। ओके, इस बार उन्होंने डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया, उन्होंने एक लाइन दे दिया जिसके पैरेलल हमारी लाइन होगी। दिस मीन्स कि हमारा जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा वो सेम उसी लाइन के बराबर होगा। मतलब कि सपोज ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने दे दिया है x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। दिस मीन्स इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है अपना, नीचे वाला 3i कैप 5j कैप 6k कैप। अच्छा, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन और हमारा लाइन खुद इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या डायरेक्शन वेक्टर हमारे लाइन का भी सेम होगा? बोलेंगे हाँ। और हमारा लाइन एक पॉइंट से पास भी कर रहा है, कौन से पॉइंट से, -2 कामा 4 कामा -5। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ? कौन सा इक्वेशन लिखना है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज z माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, हमारा जो ये इक्वेशन होता है x माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बाई सी। इस पे एक जो पोजीशन वेक्टर होता है ए वेक्टर वो क्या होता है एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है बी वेक्टर वो क्या होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मुझे दिख रहा होगा जो हमारा लाइन होगा उसका ए वेक्टर क्या आने वाला है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ऐसा कैसे बोल दिया मैंने, x माइनस एक्स नॉट y प्लस 4 लिखा हुआ है एंड y प्लस 4 इज बेसिकली y माइनस -4, तो y नॉट की वैल्यू -4 है, z -6 तो है ही। सिमिलरली डायरेक्शन वेक्टर इसका आ जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अगर ये दोनों आ ही गया है तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी डेट इज 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस
2 के कैप। बहुत ही आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन डेट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट 5, -2, 3। ओके, सिंपल है। एक लाइन है जो कि 0, 0, 0 से पास कर रही है, वो ए पॉइंट मान लेते हैं, और एक पॉइंट है बी पॉइंट डेट इज़ 5, -2, 3। 5, -2, 3। अच्छा, इस बार उन्होंने लाइन पे पॉइंट तो दे दिया लेकिन इसका डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया। लेकिन सोचो, लाइन का जो इक्वेशन लिखना होता है हमें एक पॉइंट भी चाहिए होता है, उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। उन्होंने अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स दे दिए हैं तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा बी वेक्टर, डेट विल बी सेम एज ए बी वेक्टर, है कि नहीं। तो 5i कैप -2j कैप +3k कैप, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो गया। और ए वेक्टर डेट इज पोजीशन वेक्टर, तो वो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो तुम्हें जिससे लिखने का मन है, ए से लिखने का मन है ए से लिखो, बी से लिखने का मन है बी से लिखो। ए से लिखूंगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा लाइफ, डेट इज 0i कैप +0j कैप +0k कैप, तो मैंने ए से लिख दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो डेट विल बी इक्वल टू 0 प्लस डायरेक्टली लैम्डा टाइम्स 5i कैप -2j कैप +3k कैप। एंड अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखूँ तो x - 0/5 इज इक्वल टू y - 0/-2 इज इक्वल टू z - 0/3। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। अगर किसी को माने नहीं मैं 0, 0 वाला यूज नहीं करके बी वाला यूज करूँगा तो कर लो भाई। इससे लिखोगे तो x - 5/5 इज इक्वल टू z +2/-2 इज इक्वल टू z - 3/3। ये y है, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों से लिखो, दोनों से आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन डेट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन। हमारे पास एक्चुअल में 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट है ए डेट इज़ 3, -2, -5। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है बी डेट इज़ 3, -2, 6। अगर मैं इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालना चाहूँ तो वो ए बी वेक्टर होगा। कोई बी ए वेक्टर लिख देगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन लाइन का माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, तो दिस इज 3 - 3 0i कैप -2 -0j कैप 6 -+5 11k कैप। तो दिस इज डायरेक्शन वेक्टर 0 आ गया, और मुझे दिख रहा है कि पॉइंट तो कोई भी ले सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो r इज इक्वल टू ए। मैं अगर ए वाले पॉइंट को लिखूं तो 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 11k कैप, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। अगर मैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो x - x0 किसी को भी x0 ले लो, इसको या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x - 3/0 इज इक्वल टू y -+2/0 इज इक्वल टू z -+5/11। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे का हो सकता है डाउट आए कि सर 0 से डिवाइड कैसे कर रहे हो सर आप। 0 से बेसिकली यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये हो रहा है x इज इक्वल टू x0 प्लस a लैम्डा, y इज इक्वल टू y0 प्लस b लैम्डा। तो यहाँ हम लोग डिवीज़न वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस लिखने का तरीका है, तो यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं, बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अब हमारे पास 2 लाइन्स है, उसके बीच में एंगल निकालना है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो पहले पता होना ही चाहिए। अभी सोचो 2 लाइन्स के बीच का एंगल निकालते कैसे हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर हमारे पास 2 लाइन्स है, इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है वी वेक्टर और इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है डी वेक्टर। सपोज इस लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी और इस लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू c प्लस म्यू डी वेक्टर। तो मैं बोलूँगा इसका डायरेक्शन वेक्टर b, इसका डायरेक्शन वेक्टर d। तो 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालने से अच्छा है डायरेक्टली उसके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। डेट विल बी कॉस थीटा से हम लोग यूज़ कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट से b डॉट डी डिवाइडेड बाय मॉड b मॉड डी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 लाइंस के बीच में देखो इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है, इसको मैं b बोल दूँ, इसको मैं d बोल दूँ अगर, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कॉस थीटा क्या आएगा, b डॉट डी।
डेट इज़ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये, इसको मैं बी वेक्टर मानूंगा, इसको मैं डी वेक्टर मानूंगा, फिर से कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स लेके, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। इस बार उन्होंने लाइन को वेक्टर फॉर्म में ना देके कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, लेकिन हमें तो आता ही है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो फिर भी डायरेक्शन वेक्टर हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वेक्टर डी वेक्टर है, तो मैं बी वेक्टर लिख के दिखा रहा हूँ। बी वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली डी वेक्टर क्या होगा देखना, माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, अब कॉस थीटा तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बी डॉट डी डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड डी। ये तो आई गेस सबको आता होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें बी वेक्टर फिर से पता है हमें, डी वेक्टर भी पता है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट डी डिवाइड बाय मॉड डी निकाल लूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 12th पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइन दिस एंड द लाइन दिस आर एट राइट एंगल। तो बेसिकली दो लाइंस अगर राइट एंगल पे है, दिस मीन्स उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिस मीन्स बी डॉट डी जीरो करना है हमें। अगर दो लाइंस का एक का डायरेक्शन वेक्टर बी है, एक का डायरेक्शन वेक्टर डी है, तो बी डॉट डी अगर जीरो आ गया, दिस मीन्स दोनों के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और एट राइट एंगल हैं। बट यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर निकालने में थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, इन्होंने क्या किया है, कार्टेशियन फॉर्म में तो दिया है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। ध्यान से अगर इक्वेशन को देखोगे तो ये x माइनस एक्स नॉट टाइप कुछ है ही नहीं। इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिमेट्रिक फॉर्म में, डेट इज x माइनस एक्स नॉट बाई ए, वाई माइनस वाई नॉट बाई बी, जेड माइनस जेड नॉट बाई सी। तो अभी हम लोग डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर लिख पाएंगे ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया। अच्छा, 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 लिखना है, तो x माइनस 1 लिखा तो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, अब इसको देखो, ये y माइनस समथिंग तो है लेकिन 7y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा क्या, ठीक है। इज इक्वल टू, थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले वाले का डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले लाइन को भी सिंप्लीफाई किया जाए, दिस इज 7 माइनस 7x, तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और उसका 7x माइनस 7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड, तो माइनस 7 से बेसिकली डिवाइड, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3p बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाई माइनस 5। तो मैंने दोनों लाइंस को सिमेट्रिक फॉर्म में ला दिया है। अब मैं डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ। पहले वाले का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 2p अपॉन 7j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, इसका डायरेक्शन वेक्टर डी वेक्टर कितना होगा, माइनस 3p बाई 7i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स व्हाट, बी डॉट डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। बी डॉट डी आ कितना रहे, 3 इंटू 3 9p बाई 7, 2p बाई 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 11p बाई 7 इज इक्वल टू 10, और p की वैल्यू आ गई 70 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग p निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है शो डैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार तो उन्होंने चेंज वेंज भी नहीं किया है, डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को शो कर देना है कि 0 आ रहा है, तो 0 आ भी रहा है, देख लो 7 इंटू 1 7 माइनस 10 प्लस 3 है, तो 0 आ ही रहा है, डायरेक्टली दिख गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस। ओके, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका भी थ्योरी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सपोज अपने पास दो लाइंस है और अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, तो उसका तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात ही नहीं आएगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर स्क्यू लाइंस है, एक लाइन है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और दूसरा लाइन है सपोज स्क्यू लाइंस r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी वैक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एस डी, उसका फॉर्मूला आता है डायरेक्ट मॉड ऑफ ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। इसका ओवरऑल मॉडुलस ले लेना है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ये डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे तो अपने आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल हो जाए तो दिस मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस, तो वहाँ पे बी और डी तो होंगे नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा ए माइनस सी डॉट जो भी बी या डी, दोनों का बी ही रहा डायरेक्शन, तो मॉड बी बाय मॉड बी डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, हाँ, ए वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, बी वेक्टर इसको मैं बोल दे रहा हूँ, डी वेक्टर इसको मैं बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस डी, और दिख रहा है ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो बी क्रॉस डी निकालेंगे कैसे, आई कैप डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, सबको पता होना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 1 2 1 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या आने वाला है हमारा, देख लो, बी क्रॉस डी आ जाएगा आई कैप -2 - 1 माइनस जे कैप 2 - 2 प्लस के कैप कितना आएगा 1 माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये बी क्रॉस डी आ जाएगा। इसी तरह मॉड ऑफ बी क्रॉस डी निकाल ही सकते हैं, ए माइनस सी निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस। इस बार उन्होंने लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है फिर से, तो हम ए वेक्टर और सी वेक्टर निकाल ही सकते हैं। मैं लिख के दे देता हूँ व्हाट इज ए वेक्टर एंड व्हाट इज सी वेक्टर। अगर इसका ए वेक्टर निकालूँ तो आएगा माइनस आई कैप 1 विथ नेगेटिव साइन, फिर से 1 विथ नेगेटिव साइन, फिर से 1 विथ नेगेटिव साइन, एंड बी वेक्टर डेट इज डायरेक्शन वेक्टर इज 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली इसका मैं लिखूं डी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो क्या आएगा, सी वेक्टर इसका डायरेक्टली आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड डी वेक्टर क्या आ जाएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर सब कुछ आ चुका है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। ये सबको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, फिर से उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि दो लाइंस है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर सब पता है हमें। फिर से सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा लाइन का इक्वेशन को चेंज करके लिख दिया, तो हम लोग भी चेंज कर देंगे। पहले वाले लाइन को मैं लिख दूंगा आर इज इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस प्लस टी ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। देखो यही आएगा कि नहीं, मैंने क्या किया 1 इंटू आई कैप -2 इंटू जे कैप 3 इंटू के कैप को अलग रखा, टी वाले सारे टर्म को अलग रख दिया, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी टाइप आ गया, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये। सिमिलरली दूसरे लाइन को भी लिखोगे तो आर इज इक्वल टू देखना
आई कैप माइनस जे कैप माइनस इधर एक अलग है माइनस इंटू माइनस माइनस के कैप प्लस एस टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो फिर से सी वेक्टर आ गया, डी वेक्टर आ गया, ए बी सी डी आ चुका है, तो फिर से फॉर्मूला में डाल दो ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, अपने आप आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 11.2 समाप्त होता है, द एंड। इसके आगे के जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। चलो, ऑल द बेस्ट।